जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का प्रीवियस ईयर 2019 और 2020 में जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 70 से 80% जो प्रश्न है यहीं से पूछे जाते हैं। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर 2 या 3 सालों का उठाकर देखिए कि कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आदि शामिल है। तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है? 51 क में। और मौलिक अधिकार कहाँ पर है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का। और डीपीएसपी देश के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? 36 से लेकर 51 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? तो वुड का जो घोषणा पत्र था चार्ल्स वुड लाया था। चार्ल्स वुड, जिसे क्या कहा जाता? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा यह कब आया था? 1854 में। और इसमें शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे यह पूछ रहा है। तो वुड ने क्या कहा था? प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विकास किया जाए। इस मैग्ना कार्टा में वुड ने लिखा था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षक को प्रशिक्षण देना, अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना, मतलब अंग्रेजी के साथ में जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। तो हंटर आयोग कब आया था? 1882 में। तो इसमें इस आयोग के कार्य क्या क्या थे? तो प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय संस्थानों के अधीन करना। जो प्राथमिक शिक्षा थी वो किसके अधीन? स्थानीय जो संस्थान हैं उनके अधीन करना। और उच्च शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। यह हंटर आयोग के 2 कार्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के देखरेख के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई हैं? एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओएस, यूजीसी, एनएनए, एनएएसी। तो ये सारी संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए कार्य करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? ब्लॉक संसाधन मतलब बीआरसी ऑफिस जिसे कहते हैं, बीआरसी ऑफिस। तो ब्लॉक संसाधन केंद्र प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सुधार लाने के लिए कार्य करता है। इसकी भूमिका शिक्षकों को प्रशिक्षण का आयोजन करना। जो सरकारी स्कूलों में शिक्षक काम कर रहे होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए बीआरसी ऑफिस में बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। शिक्षा सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था वो किस लिए आया था? इसीलिए कि जो बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाए। अब उसको कौन देखता है? बीआरसी अधिकारी। स्कूलों की शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी करना कि टीचर विद्यालय में आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस पर निगरानी कौन रखता है? बीआरसी, ब्लॉक संसाधन केंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे? तो लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 में शिक्षा सुधार के लिए कई कदम उठाए थे, जिसमें मुख्य कार्य हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था बढ़ाई जाए।
तो भारत में सबसे पहले धन कब आवंटित किया गया था? 1813 चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख आवंटित किए गए थे। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था बढ़ाई जाए, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया, विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन किया। यह सारी चीजें लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा स्तरीय सुधार के लिए किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 के शिक्षा के सुधार के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाना और शिक्षकों को प्रशिक्षण में सुधार करना। यह उद्देश्य जो 2-3 उद्देश्य हैं, पहला प्राथमिक शिक्षा, महिला शिक्षा को बढ़ाना, शिक्षकों को प्रशिक्षण में सुधार करना, ये 3 तो किसी भी आयोग आए हैं उन सभी में यह तीनों पॉइंट को डाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई। इस योजना के तहत विद्यालय में जो प्राथमिक आवश्यकता है, जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, कुर्सी हुआ, डस्टर हुआ, चाक हुआ, जो प्राथमिक बाथरूम की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को उपलब्ध कौन करा रहा था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधा सुधार के लिए, जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक कक्षा कक्ष में पीने का पानी, शौचालय और सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है कि जो आंगनबाड़ी व्यवस्था है वो क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है। मतलब स्कूल रेडीनेस का मतलब है विद्यालयोन्मुखी। कहीं पर पूछ लिया जाता है विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम क्या है, तो बच्चों को अपनी ओर, विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया जाता है वो क्या है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है। यह कब चलाया जाता है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। इसमें संज्ञानात्मक विकास, बाल कौशल, सामाजिक भावनात्मक विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए देखिए आंगनबाड़ी में पढ़ाने के लिए फ्रॉवेल विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर शिक्षा को खेल की तरह बच्चों को महसूस कराया जाता है, जिससे वह विद्यालय जाने के लिए प्रेरित हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य था? तो समवर्ती सूची में क्या होता है कि समवर्ती सूची में जो चीजें हैं उस पर राज्य भी अपना कानून बना सकती है और केंद्र भी। इसीलिए शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। कब रखा गया? 42वें संविधान संशोधन के बाद। 42वां संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को कहाँ रखा गया? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। जिससे क्या होगा? शिक्षा राष्ट्रीय स्तर में समानता, गुणवत्ता के साथ लागू करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो स्कूल चलो अभियान 2001 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था बच्चों को स्कूल में नामांकित करना जो शिक्षा से वंचित थे। मतलब सभी को शिक्षित करने का उद्देश्य था स्कूल चलो अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान भी 2001 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य था बाल मजदूरी को समाप्त कर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। बाल श्रम क्या है? जब बालक 14 वर्ष के उम्र से कम हो उसे काम पर रख लिया जाता है या काम कराया जाता है, वो क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। और आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर 14 वर्ष का हो गया है, उससे ऊपर वो काम करना चाहता है, तो अगर खतरा है, उसे चोट लगने की डर है उस काम पर, तो कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए।
और नहीं है तो 14 के बाद वो काम कर सकता है, लेकिन जहाँ पर खतरा है, उसे चोट लगने का डर है, वहाँ पर कम से कम एज 18 होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीटीई किस सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? सीटीई कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मुख्य रूप से प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है। सीटीई का काम क्या है? टीचरों को प्रशिक्षित करना। कौन कौन से? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। मिड डे मील योजना शुरू की गई, इसका उद्देश्य था सरकारी सहायता प्रदान करना, स्कूलों में बच्चे दोपहर में भोजन उपलब्ध कराना। मतलब क्या होता था कि पहले क्या होता था, स्कूल में बच्चे आते थे और पहले क्या होता था कि स्कूल में बच्चे आते थे और जब दोपहर का लंच होता था वो घर चले जाते थे, और घर जाने के बाद वो क्या करते थे, पुनः विद्यालय नहीं आते थे। और जिसकी वजह से विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने मिड डे मील योजना शुरू की, जिससे पोषण स्तर में सुधार हो, स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम किया जाए, क्योंकि इस समय अपव्यय और अवरोधन काफ़ी तेजी से बढ़ गया था। अपव्यय का मतलब है कि विद्यालय में बच्चे ने एडमिशन लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से, गरीबी के कारण या स्कूल दूर होने की वजह से क्या करता था, वह विद्यालय आना छोड़ देता था। और इसको कम करने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई। और अवरोधन का मतलब होता है, अपव्यय समझ में आया। अवरोधन का मतलब है बालक ने एडमिशन लिया, साल भर पढ़ाई की, लेकिन वह परीक्षा में पास नहीं हो पाता था, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाता था, जिसकी वजह से स्कूल में वो आना बंद कर देते थे कुछ दिनों बाद, या उसे बार बार उसी कक्षा में रोका जाता था। तो यह क्या कहलाया? अवरोधन। इसको कम करने के लिए मिड डे मील योजनाएं शुरू की गई थी, जो बच्चों को आकर्षित करने के लिए, कि बच्चे विद्यालय से जुड़े, विद्यालय में आए, इसके लिए यह योजनाएं चलाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों को होने की बात कही गई है? तो कितने प्रकार के बोझ होते हैं, इस पर किसने राय दिया था? यशपाल समिति ने। शारीरिक बोझ को कम करना, भारी स्कूल बैग, लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करना, इसको कम करने की बात कही थी। मानसिक बोझ, कठिन पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को कम करना, अब बच्चों को समझ आधारित पढ़ाया जाए। सामाजिक बोझ, माता पिता, समाज का दबाव, परीक्षा का तनाव, इसको कम करना। भावनात्मक बोझ, प्रतिस्पर्धा का भावना, कम अंक पाने का डर, इस सभी को कौन समाप्त किया था? यशपाल समिति ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो 1947 में भारत में साक्षरता लगभग 12 से 14% थी, और अभी यह बढ़कर 74% हो गई है। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया? जो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आया था, कब आया था? 1835 में। इसमें लिखा था कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित कर ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार और प्रशासनिक कर्मचारी बनाना। मतलब लॉर्ड मैकाले का कहना था कि भारतीयों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए अंग्रेजी भाषा में कि वह दिमागी रूप से अंग्रेज हों, लेकिन शारीरिक रूप से भारतीय हों, जिससे वह उनके वफादारी से काम कर सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य है? मैंने बताया, बुनियादी सुविधा को, शिक्षक, कक्षा कक्ष, शौचालय, जो प्राथमिक जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। कब? 1987 से। पोषाहार वितरण योजना कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? तो प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी और उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा देने की व्यवस्था है। यह सारी चीजें देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 2 बार आ चुका है। समझ लीजिए कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं अभी 2 सालों में।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार जाके चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। तो एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यशपाल समिति के 1993 में प्रकाशित बिना बोझ की शिक्षा रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई। इसका उद्देश्य बच्चों को रटने की प्रवृत्ति को कम करना, रचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना है। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब शुरू हुआ था? 1975। 1975 के बाद में 1988, 2000, 2005 और 2023 पांच बार एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशा है? सार्वभौमिकरण का मतलब है बिना किसी भेदभाव, लिंग, समाज, जाति, सभी को शिक्षा प्रदान करना। ये क्या कहलाता है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। यह योजना विशेष रूप से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई है ताकि शिक्षा की पहुंच देश के हर कोने तक हो सके। मतलब बिना जाति भेदभाव के सभी को शिक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। बाल अधिकार की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो बाल अधिकार की घोषणा 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण और शोषण से बचाव के लिए कानूनी अधिकार देना ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। बालक के सुरक्षा के लिए बालक अधिकार की घोषणा की गई 1889 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पी मोस्ट का पूरा नाम क्या है? पी मोस्ट का पूरा नाम पी से प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रेरक वाक्य क्या थे? संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य सब पढ़ें सब बढ़ें। इसका उद्देश्य सभी नागरिक को साक्षर बनाना और विशेष रूप से वयस्क शिक्षा पर ध्यान देना ताकि देश की साक्षरता दर सुधार हो सके। साक्षरता अभियान कब शुरू किया गया था? 1988 से। और सबसे पहला राज्य कौन सा बना जो संपूर्ण रूप से साक्षर घोषित किया खुद को? 1991 में केरल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय कीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो 2004 में शुरू में ही यह योजना ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के वंचित बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। इसका योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को लाभ पहुंचाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तहत माध्यमिक शिक्षा दी जाती है जिसमें कि बालिकाओं की शिक्षा में सुधार, ग्रामीण बालिकाओं के शिक्षा में सुधार करने के लिए यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य लिखिए। एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी का काम क्या है? पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, क्योंकि बुक कैसी चलती है विद्यालयों में? एनसीईआरटी। तो विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करना, शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक अनुसंधान। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षण सामग्री और शिक्षण सामग्री जितनी जरूरतें हैं पाठ्य पुस्तकों का विकास करना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शैक्षिक नीतियों को लागू करने में सहयोग प्रदान करना, यह एनसीईआरटी का कार्य है। भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है?
जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, आपने कह दिया कि हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, वो बच्चा काम करने जाएगा कि स्कूल पढ़ने आएगा? तो जो परिवार वाले हैं वो कहाँ भेजेंगे उसको काम करने के लिए? तो गरीबी के कारण भी कई बच्चे क्या करते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विद्यालयों और शिक्षकों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था कि विद्यालय काफी दूर होते थे। अब बालक एक दिन गया मोटिवेट हो गए, अगले दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, उसके बाद विद्यालय दूर होने की वजह से वो क्या करता था, छोड़ देता था। अभिभावकों की जागरूकता और शिक्षा के प्रति रुचि का कम। मैंने बताया ना, अभिभावक क्या कहेंगे, भाई जान दे यार, पढ़ाई लिखाई छोड़, काम करने चल। क्योंकि उनकी जरूरतें काम से पूरे हो रही हैं, न कि उनकी पढ़ाई से। इसलिए अभिभावकों की जागरूकता न होने की वजह से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में बाधा है। बुनियादी सुविधाओं बुनियादी सुविधाओं की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। बुनियादी सुविधा क्या है कि अब पता लग रहा है कि सरकारी स्कूलों में टॉयलेट करने का सुविधा नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता, टीचर की कमी है। तो इस कारण भी क्या होता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति प्रभावित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।